चलिए स्टार्ट करते हैं अ न्यू चैप्टर. द चैप्टर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. समझिएगा. देखिए क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. शॉर्ट में हम इसको COC बोल देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्या मतलब है इस बात का, क्या हम निकालने वाले हैं. आपको याद होगा इनिशियल लेक्चर में जब मैंने FM का इंट्रो दिया था तो मैंने बोला था FM के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, वी आर गोइंग टू स्टडी मेनली थ्री टाइप ऑफ डिसीजन, थ्री टाइप ऑफ थिंग्स. दैट इज, एक था फाइनेंसिंग, एक था इन्वेस्टिंग और एक था डिविडेंड डिसीजन. तो जो फाइनेंसिंग डिसीजन है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या था अगर आपको याद हो. फाइनेंसिंग मीन्स पैसा उठाना. पैसा उठाना यानी कंपनी को जो पैसा उठा, मार्केट जो चाहिए कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा, वो कंपनी को कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, यानी फाइनेंस करना पड़ेगा. फाइनेंस करना पड़ेगा तो उसके बारे में कि उसकी क्या कॉस्ट कंपनी को पड़ने वाली है, उसके बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं. तो समझिएगा पहले. तो यानी कि एक बात तो तय हो गई कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कौन से डिसीजन का पार्ट है, वो फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है. फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन. क्या फाइनेंसिंग डिसीजन है, डिसीजन क्या लेना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी. ये क्यों ज़रूरी है डिसीजन लेने के लिए, समझिएगा. हर कैपिटल के साथ यानी हर सोर्स के साथ कुछ ना कुछ कॉस्ट अटैच होगी. तो हमारे लिए बेनिफिशियल क्या होगा कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो. ठीक है. यहाँ पे ज़रा समझिएगा, कॉस्ट तो ठीक है, आप समझते हैं किसी भी चीज़ की कीमत जो हमें पे करनी पड़ेगी जब हम कुछ अरेंज करेंगे. क्या अरेंज करेंगे, यहाँ पर आ रहा है ये चैप्टर का नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, समझिएगा. कैपिटल का यहाँ पर मतलब है लॉन्ग टर्म फाइनेंस से. लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब, देखिए कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शन है पैसे को अरेंज करने के, बताइए. आपको ये तो पता ही है कहाँ कहाँ से कंपनी पैसा रेज करती है. या तो कंपनी शेयर इशू करेगी, और आप जानते हैं शेयर इशू करने दो तरीके होते हैं. या तो कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी, ठीक है, या कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, ठीक है, और या फिर कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू नहीं करेगी तो पैसा उधार लेगी. उधार यानी कि डेट्स, डेट को अब यूज़ करेगी. डेट का मतलब, डेट्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, डेट मतलब उधार होता है, और बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात हो रही है. ठीक है. तो डेट आपका या तो सीधा सीधा लोन होगा, लोन, ठीक है, या फिर डिवेंचर्स या बॉन्ड्स वगैरह होंगे, डिवेंचर या बॉन्ड, ये भी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ठीक है. ये तीन जो सोर्स हैं, दीज थ्री सोर्सेज कौन कौन से, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना, ये डेट को रेज करना, ये दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस. ऑब्वियसली एक्सटर्नल है, आप बताइए कैसे. कंपनी ये पैसा बाहर से तो उठा रही है, इसके अलावा एक और सोर्स होता है, कंपनी अपना पैसा यानी जो खुद का पैसा जो कहाँ पड़ा हुआ होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में. यानी एक हमारा सोर्स है रिटेन्ड अर्निंग्स. कंपनी किसी भी सोर्स से पैसा उठाए तो कंपनी को कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, कोई फ्री में पैसा नहीं देगा. ठीक है. आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आप कि तीन ही तो सोर्स कॉस्ट वाले हैं, एक तो कंपनी का अपना ही पैसा है. ध्यान रखना ये बात आपको कहीं ना कहीं पता ही है, और नहीं पता है तो आप समझ लीजिए. ये जो रिजर्व्स होता है, रिजर्व्स, वो रिजर्व्स पे किसका अधिकार होता है, शेयर होल्डर का. कौन सी शेयर होल्डर का, इक्विटी शेयर होल्डर का. यानी कि जो कॉस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स की आती है वही बेसिकली मोर और लेस, हालांकि हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंस क्या है, लेकिन आप ये मान के चलिएगा अभी के लिए कि रिटेन्ड अर्निंग भी फ्री का सोर्स नहीं होता, इसके अंदर भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. इसका मतलब चारों के चारों सोर्स कॉस्ट वाले हैं. ठीक है. अच्छा, कॉस्ट का क्या मतलब, आप बोलोगे कॉस्ट कैसे, भाई सिंपल सी बात है. एक बात बताओ, अगर आपने इक्विटी शेयर इशू किया, यानी कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए, यानी शेयर इशू किए, बदले में पैसा लिया, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है आपसे बदले में क्या लेंगे, बताइए क्या लेंगे. ऑब्वियसली वो आपसे क्या मांगेंगे, डिविडेंड. कौन सा डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड. तो उनके लिए डिविडेंड है, आपके लिए तो कॉस्ट है. जब मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं कंपनी के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो कंपनी के लिए तो कॉस्ट हो गई, यानी कि ये हो गई आपकी कॉस्ट. ठीक है. कौन सी कॉस्ट हो गई. अब यहाँ पे हम एक नई नई टर्मिनोलॉजी सीखते जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा. कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी. देखो ना, इक्विटी शेयर की कॉस्ट कौन सी कॉस्ट हो गई, किस फॉर्म में जाएगा, पहली बात इक्विटी डिविडेंड की फॉर्म में जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है. ये सब आपको नोट करना है, बट पहले आप समझते जाइएगा. और इसको हम एब्रीवेट करते हैं के ई से. के ई, के स्टैंड फॉर कॉस्ट और ई स्टैंड फॉर इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. यानी कि मैंने क्या बताया, जरा अभी एक बार दोबारा,
लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी कि पैसा उठाने के चार तरीके हैं, या तो आप इक्विटी से उठाएंगे, प्रेफरेंस से, डेट के अंदर लोन या डिवेंचर, लेकिन कहलाएगा तो डेट ही, और या फिर रिटेन अर्निंग से। ठीक है, ये मैंने क्लियर किया कि रिटेन अर्निंग में भी हम उसको अलग से लेते हैं, रीजन बीइंग इसके अंदर भी कॉस्ट छुपी हुई होती है, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करता है। ओके, फिर हमने बात करी कि इक्विटी हर सोर्स के साथ एक कॉस्ट है, तो इक्विटी के साथ कौन सी कॉस्ट है, इक्विटी डिविडेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और कैसे एब्रीवेट करते हैं, के ई। ठीक है, इसी तरह बताइएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बदले में क्या देना पड़ेगा कंपनी को, प्रेफरेंस डिविडेंड, अगेन इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, और वी एब्रीवेट एज के पी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, डेट्स जिसमें चाहे लोन हो या डिबेंचर्स हो, कुछ भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप जानते हैं इनको बदले में क्या देना पड़ता है, चाहे लोन आपने लिया हो, चाहे आपने डेट इशू किया, बदले में क्या देना पड़ता है, आप जानते हैं बिल्कुल, इंटरेस्ट। ये आपके लिए कॉस्ट हो गई, और इसको हम कैसे एब्रीवेट करते हैं, के डी से। ठीक है, और रिटेन अर्निंग्स, उसके अंदर भी हिडन कॉस्ट है, क्योंकि वो किसका पार्ट है, इक्विटी शेयर्स का, तो उसके अंदर भी कॉस्ट रहेगी। ठीक है, तो उसके कॉस्ट को हम अलग से डिविडेंड नाम तो नहीं देते, बट वो हिडन होती है, बट है तो कॉस्ट ही। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड वी एब्रीवेट एज के आर ई। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको यहाँ पे चार सोर्स बताए, और चारों के साथ जो कॉस्ट अटैच है उसके नाम लिखवा दिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी डिविडेंड की फॉर्म में, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड की फॉर्म में, कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट की फॉर्म में, और जो रिटेन अर्निंग को जाता है वो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, और उसको हम के आर ई बोलते हैं। अच्छा, ये तो कंपनी ने अलग अलग सोर्स से पैसा उठाया होगा, किसी दो सोर्स से उठाया होगा, तीन से उठाया होगा, या चारों से उठाया होगा, लेकिन ये पैसा कंपनी बिजनेस में लग गया। अब जब पैसा बिजनेस में लग गया, तो ये तो अलग अलग सोर्स से उठाया हुआ पैसा है, ये इनकी अलग अलग कॉस्ट है, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट। दीज आर कॉल्ड, ये जैसे के ई एक स्पेसिफिक कॉस्ट है, के पी एक स्पेसिफिक कॉस्ट है, के डी के आर ई। लेकिन आप सोचिए, ज़रा सोचिए कंपनी पर्सपेक्टिव से, 50 लाख रुपए थे, 50 लाख में से मैंने 20 लाख रुपए यहाँ से उठाया, 15 लाख रुपए यहाँ से उठाया, 5 लाख यहाँ से उठाया, और 10 लाख रुपए यहाँ से है। ठीक है, मान लेते चारों सोर्स से उठाया है, और सबके साथ अलग अलग कॉस्ट है, सबके साथ अलग अलग कॉस्ट है। ये चैप्टर वो कॉस्ट निकालने के ऊपर ही तो है, कि मतलब हमें ये जो कॉस्ट आने वाली है वो कैसे आएगी, वो सीखना है हमें इस चैप्टर में। तो मान लेते हैं हमने सीख लिया, और मान लीजिए कॉस्ट 14% आई, और लेट से ये कॉस्ट आपकी प्रेफरेंस शेयर की 12% आई, लेट से ये 10% आया, और लेट से ये 13% आया। तो ये सारा पैसा मिला के 50 लाख बिजनेस में लग गया, लेकिन सबके साथ अलग अलग कॉस्ट है। तो आपको बिजनेस में एज अ होल 50 लाख रुपए लगे हुए हैं, बिजनेस में एज अ होल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी, 50 लाख रुपए हो गई। तो उस 50 लाख की एक कलेक्टिव कॉस्ट होगी ना, मैं थोड़ी बोलूँगा जब किसी को मुझसे कोई पूछेगा कि कंपनी में किस कॉस्ट पे पैसा लगा है, कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट क्या है, तो मुझे इस कॉस्ट को कंबाइंड करना पड़ेगा, और इस कंबाइंड कॉस्ट को ही हम जब कंबाइंड कर दे, इस सारी कॉस्ट को मिला के, ऑब्वियसली कैसे कंबाइंड होगी आप बताइए, क्या इसको मैं प्लस कर दूंगा, 14 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 13, ऐसे थोड़ी कंबाइंड होगा। रादर आपको ये देखना पड़ेगा कि 50 लाख में जो आपका अमाउंट है, उस अमाउंट में कितना कितना प्रपोर्शन किस कॉस्ट का है, आप उसको उतना वेट देंगे, यानी आप वेट के अकॉर्डिंग कॉस्ट को देखेंगे। ठीक है ना, इस बात को समझाने के लिए अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दूँ। जब आप सारी कॉस्ट को कंबाइन कर देते हो, कैसे करना है वो सीखेंगे, उसको बोलते हैं कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट वी कॉल इट, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने सारी कॉस्ट को कंबाइन कर दिया, और भी नाम है इसका, क्योंकि हम इसके अंदर वेट्स की हेल्प लेते हैं, तो वी कॉल इट, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम है इसका, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, वेटेड एवरेज, क्योंकि हम वेट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, और इसको हम कैसे एब्रीवेट करते हैं, इसको आप KC भी बोल सकते हैं, के स्टैंड फॉर कॉस्ट और C स्टैंड फॉर कैपिटल। अब कैपिटल बन गई ना, अलग अलग जब इक्विटी कॉस्ट निकाले तो आपने बोला कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, लेकिन जब आपने सबको मिला दिया तो वो क्या बन गई, पूरी कैपिटल बन गई, और पूरी कैपिटल को हम कैसे एब्रीवेट करेंगे, KC, और समटाइम वी ऑल्सो कॉल इट KO, O का मतलब ओवरऑल कॉस्ट, तो KC या KO हम कोई सा भी यूज़ करेंगे, जो भी हमें कंफर्टेबल लगेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यानी कि क्या करना है इस चैप्टर में, आपको बात समझ में आई, हमें अलग अलग सोर्स दे रखे होंगे,
कि पैसा इतना यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, और वो पैसे के बदले में आपको क्या देना है, उनका डिविडेंड का रेट, ये सब चीज़ें दे रखी होंगी। तो आप क्या करेंगे, क्या इस चैप्टर के स्टेप्स क्या होंगे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। ऑब्वियसली आप किसी कॉस्ट को कंबाइन तो तभी करोगे जब वो क्या होगी, अलग अलग निकल चुकी होगी। तो पहले तो आपको स्पेसिफिक कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, या आप कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंपोनेंट, स्पेसिफिक कॉस्ट या कंपोनेंट कॉस्ट। कंपोनेंट मतलब कैपिटल के 4 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट और रिजर्व, उन सारे कंपोनेंट की कॉस्ट निकालना। पहले तो आपको स्पेसिफिक कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फिर उस सारी की सारी स्पेसिफिक कॉस्ट को हम कंबाइन करेंगे, और जब कंबाइन कर लेंगे तो क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज द होल चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हमें यही पढ़ना है। हालांकि उसको पढ़ने के लिए स्टेप्स अलग अलग रहेंगे, कैसे हम क्या करेंगे वो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली ये पढ़ना है। अच्छा, एग्जाम में ये कैसे आता है समझिएगा, अगर उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को पूछा, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिए, कॉस्ट ऑफ डेट निकालिए, तो उसकी वेटेज रहेगी मोर और लेस 5 मार्क्स की। ये जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है आपका फर्स्ट, उसके अंदर ये आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आया WACC, जिसमें चारों पार्ट्स होंगे, चारों कॉस्ट होंगी, 4 या 3 हो सकता है, किसी कंपनी में 3 ही सोर्स हो तो 3 कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, लेकिन कंबाइन करना पड़ेगा। अगर ये वाला क्वेश्चन आया आपका तो दैट वुड बी 10 मार्क्स, और अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो ये 5 मार्क्स का होगा। और यू नेवर नो, हो सकता है दोनों ही दे दें, 15 मार्क्स का आ जाए पेपर में, ठीक है। बट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, वेटेड एवरेज की क्या बात है, एक बार मैंने कहा उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक बात बताइएगा, मैंने कहीं से 100 रुपये अरेंज किए, ध्यान देना, मैंने कहीं से 100 रुपये अरेंज किए, वो 100 रुपये मेरे को 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले, 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले। 100 रुपये है तो मेरी कैपिटल कितनी होगी, 100 रुपये, 12% के हिसाब से। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुई मेरी, तो मेरी कैपिटल ही एक ही तरह की है, 100 रुपये। मैंने कहीं से लोन लिया है लेट से, और 12% रेट है, तो मेरी कॉस्ट भी क्या हुई, 12%। इसमें वेट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं अगर किसी को बताऊंगा कि मेरे पास जो पैसे हैं वो कितने में अरेंज हुए, मैं बोलूँगा 12%। ये एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेना, मैंने कहा मैंने 100 रुपये अरेंज तो किए हैं, लेकिन ना वो 2 तरीके से अरेंज हुए हैं। एक जगह से 60 रुपये मिले, 60 रुपये, अगर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1000 रुपये, 600, 400, 1000 रुपये अरेंज किए। एक जगह से मुझे एक बंदे ने 600 रुपये दिए, ठीक है, एक पर्सन ने 600 रुपये किया, उसने बोला मैं आपसे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूँगा, मैंने कहा ओके। फिर दूसरी जगह से मैंने 400 रुपये अरेंज किए, उसने बोला मैं आपसे 15% लूँगा। ध्यान देना, अब मुझसे कोई पूछ रहा है आपने 1000 रुपये अरेंज कर लिए, मैंने कहा हाँ अरेंज तो कर लिए, तो आपकी कॉस्ट क्या है, कितने में मिला आपको उधार, तो मैं उसको 12 बोलूँ, नहीं, मैं उसको क्या बोलूँ, 15, ऑब्वियसली नहीं, क्या बोलूँ, 27, नहीं। मैंने तो 1000 रुपये के 2 कंपोनेंट है, उसमें से 600 रुपये कुछ में अरेंज हुआ है और 400 रुपये कुछ में अरेंज हुआ है, तो यानी कि 600 रुपये, यानी कि 12% जो कॉस्ट है उसकी वेट क्या है, वो मुझे 600 अरेंज हुआ है 1000 में से, यानी कि आई कैन से कि जो 12% कॉस्ट है वो पूरी नहीं है, वो पूरी नहीं है, 100% नहीं है, रादर वो 600 है, कितने में से, 1000 रुपये में से। यानी मैं 12 रुपये को जो इंपॉर्टेंस दूंगा वो 600/1000 दूंगा, यानी 60%। यानी मेरी 12% कॉस्ट कितने की तरफ जाएगी, 60% की तरफ। और मैं बोलूँगा जो मुझे 15% वाला उधार मिला है उसको मैं 40% वेटेज दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे 400 रुपये वहाँ से मिले हैं। तो बस अब मैंने क्या किया, यानी 12% इंटू 60 हो गया 0.60, और ये कितना हो गया 15% इंटू 0.40। और अब मैं इसको अगर लेट से सॉल्व करता हूँ, यानी 12 इंटू 60 7.2%, और क्या था 400, सॉरी 15% इंटू 4, ये आ गया आपका 6%। तो दैट आंसर इज 13.2। अब ये कुछ लॉजिकल लग रहा है, देखो मैंने कुछ पैसा 12% पे उठाया, कुछ पैसा 15% पे उठाया, लेकिन कुछ कुछ उठाया, थोड़ा थोड़ा पैसा उठाया, तो अल्टीमेटली यानी कि 12, कुछ पैसा 12, कुछ 15 पे, तो उसके बीच में एवरेज करके देखा। बट एवरेज कैसे करी, सिंपल एवरेज थोड़ी करूंगा मैं, ऐसे थोड़ी बोलूंगा अच्छा 12 + 15 डिवाइड बाई 2 कर लेता हूँ, तो ये 13.5 आ गया। ये गलत है, क्यों, आपने फिर तो 12 और 15 को दोनों को सेम इंपॉर्टेंस दे दी, सेम क्या दे दी, वेट्स दे दिए। बट ऐसा थोड़ी है, अगर आपने दोनों पैसे 500 500 उठाए होते तो आप दोनों को सेम वेट देते, बट ऐसा नहीं हुआ, आपने ये पैसा उठाया था 600 यहाँ से, तो आपको वेटेज भी तो 60% देना पड़ेगा उसको। बस यही वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि आप जितना पैसा जहाँ से उठा रहे हो आप उस पैसे को उतनी वेटेज दोगे। समझ आ गया, ठीक है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेट्स।
तो यानी कि अब एक छोटा सा इसको आप फॉर्मूला समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। WACC निकालने का एक तरीका क्या हो गया, अभी हम इसको पर्टिकुलर तरीके में नहीं जा रहे, मतलब मैं आपको फॉर्मली नहीं बता रहा, लेकिन इनफॉर्मली आपको समझ आ गया होगा कि जितना पैसा आप उठा रहे हो उसकी कितनी वेट है इनटू और उसकी कॉस्ट कितनी है। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में, मान लीजिए मैंने जो पैसा उठाया, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, आपको क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी ने XYZ लिमिटेड ने मान लीजिए ऐसे पैसा उठाया, कैसे, सोर्स, मान लेता हूँ 3 सोर्स यूज़ करे उसने, सोर्स और अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, 15% डिबेंचर लेट से, और ये 12% प्रेफरेंस शेयर था। 5 लाख रुपए यहाँ से उठाया, 3 लाख रुपए यहाँ से और 2 लाख रुपए यहाँ से उठाया, ठीक है। ठीक है, और मैंने लेट से आपको कॉस्ट निकाल के दे दी है, अभी कॉस्ट अभी निकालना सीखना है अपने को, बट मैंने कहा अभी आपको दे दी है, ठीक है। यानी कि कॉस्ट को अगर मैं एब्रीवेट करूँ तो यहाँ कौन सी कॉस्ट आएगी बताना, ये होगी KE, ये होगी KP और ये हुई KD। ये कितनी दे दी है, लेट से मैंने आपको 16%, ये आपको 12% और ये 15%, ये आपको कॉस्ट दे दिया मैंने। तो मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे WACC निकालना, जो इस चैप्टर में अल्टीमेटली सीखना है हमें, ये मैं आपको पहली क्लास में बता रहा हूँ कि WACC हमें पढ़ना अल्टीमेटली क्या है, बस ये कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है, ये जो मैंने आपको दे दी है, ये एग्जाम में दे थोड़ी रखी होगी, यही तो निकालना सीखना है। ये निकालने के बाद फिर हम इसको WACC कैसे निकालेंगे, यानी वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप देखिए, जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिया था 1000 रुपये का, उसमें मैंने क्या किया था कि आप स्पेसिफिक सोर्स की कॉस्ट उठा लो, यानी मैंने KE उठाया, लेकिन KE के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगा, उसका वेट देखिएगा। आपने टोटल पैसा कितना उठाया, 10 लाख रुपए, 5 लाख, ठीक है। लेकिन 10 लाख में से KE वाला पैसा तो आपने 5 ही लाख उठाया है, कितने में से, 10 लाख में, तो इसका वेट आ गया। तो यानी वेट कैसे निकालना है, जिस सोर्स का आप वेट निकालना चाहते हैं उसको ऊपर लिखिए, डिवाइड बाय टोटल, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, वेट आ जाएगा। तो यानी कि ये तो मैंने आपको इस तरह से लिख दिया। अगर मैं इसको सिंबल में लिखूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा वेट ऑफ E प्लस, फिर मैं लिखूँगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ वेट ऑफ डेट। और अगर इस क्वेश्चन में रिजर्व्स भी होते तो क्या आता, प्लस K क्या हो जाता, कॉस्ट ऑफ RE, यानी KRE इंटू वेट ऑफ RE, ठीक है। तो यानी WACC चैप्टर में हमें यही तो पढ़ना है कि इस कॉस्ट को कैसे कंबाइन करना है अपने को, ठीक है। बट अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी, वो पढ़ना है। लेकिन क्रक्स यही है कि हमें WACC निकालना सीखना है, और उससे पहले WACC तो तब आएगा जब आपको वेट्स निकाल रहे होंगे। वेट कैसे निकालना है वो भी एक पॉइंट है, ऐसा भी मैं निकाल के दिखाया, कुछ और भी केसेस हैं। और दूसरा इससे भी इम्पॉर्टेंट क्या, कि ये कॉस्ट कैसे निकालनी है, ठीक है। अब चलो वेट्स की बात कर लेते हैं। वेट्स, जो वेट हमें लिखना है, तो आपको समझ आ गया होगा। आप बोलोगे वेट में क्या दिक्कत है, सीधा सीधा जो अमाउंट है उसकी रेशो लेनी है, उसका अमाउंट लेना है, ठीक बात है। लेकिन ये 3 तरीके से हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। वेट्स, कभी कभी तो हमें क्वेश्चन ही वेट बता देगा, वो आपको बोलेगा कि आप जो पैसा उठा रहे हो इक्विटी से प्रेफरेंस से, वो इस रेशियो में होगा, 50% वहाँ से, 30 यहाँ से, 20 यहाँ से। तो यानी वेट हमें निकालने ही नहीं पड़ेंगे, रादर दे देंगे। ऐसे वेट्स को हम बोलते हैं टारगेट वेट्स। टारगेट वेट ये क्वेश्चन में गिवन होंगे। अगर टारगेट वेट दिया है तो हमें दिमाग नहीं लगाना, कोई रेशो नहीं लगानी, जो क्वेश्चन ने दिया है वही लेना है। दूसरा होता है मार्केट वैल्यू वेट्स। ये क्या होता है कि जो भी हमें सोर्स दे रखा है, सोर्स जो दे रखा है उसकी हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे। मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार इस बात को समझते हैं। लेट से कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपये का है, 10 ईच। ये 10 रुपये क्या है इसकी ये 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू है, यू कैन से बुक वैल्यू रादर, नॉट फेस वैल्यू, बुक वैल्यू है, ठीक है। और कंपनी के पास ऐसे 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख शेयर 10 रुपये का, ये हो गया 10 लाख। ये बुक्स की वैल्यू उठाई है मैंने, यानी बैलेंस शीट वैल्यू, इसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ लेट से कि ये जो 10 रुपये वाला शेयर है, ध्यान रखना ये फेस वैल्यू है, बुक्स में जो दिख रहा है, बट मार्केट में तो रेट बुक के अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा, कंपनी जैसे परफॉर्म कर रही होगी उसके अकॉर्डिंग कंपनी का शेयर चल रहा होता है। तो लेट से ये शेयर चल रहा है 18 रुपये का, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ इस कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, तो 1 लाख इंटू 18 दैट इज़ 18 लाख, दैट इज़ 18 लाख। ये 18 लाख इसकी क्या हो गई, मार्केट वैल्यू। यानी कि अगर मैं वेट्स निकालने में
बुक वैल्यू ना यूज़ करके रादर कौन सी वैल्यू लूँ, जो मार्केट में वैल्यू चल रही हैं, तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग वेट निकालूँ तो मार्केट वैल्यू। मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है, अभी कैसे करना है वो सब देखेंगे। टारगेट वेट क्वेश्चन में बता रखा होगा, मार्केट वैल्यू हम खुद निकाल लेंगे, और अगर मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते तो बुक वैल्यू, यानी कि ध्यान रखना प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग मैंने बताया है, टारगेट वैल्यू सबसे पहला है, दूसरा मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में निकाल सकते हैं तो वी शुड टेक मार्केट वैल्यू, और अदरवाइज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, जो बैलेंस शीट में वैल्यूज़ है, ठीक है, वो वैल्यूज़ हमें लेनी है, ठीक है। और वैसे प्रायोरिटी तो यही होती है कि फर्स्ट नंबर इज सेकंड थर्ड, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन कर रहे हो आप, और क्वेश्चन में आप मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है, क्वेश्चन ने बस बोला है कैलकुलेट WACC, आगे लिखा ही नहीं है यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स और बुक वैल्यू वेट्स, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने, तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता रहा था, प्रैक्टिकली ये ज़्यादा अच्छा मेज़र है इन दोनों में से, क्योंकि आप खुद सोचो, बुक वैल्यू जो बुक में लिखा है, बुक की वैल्यू को तो आप क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस भी कर सकती है कंपनी, बट मार्केट वैल्यू ट्रू वैल्यूज़ होती हैं चीज़ों की, तो वो लेना चाहिए। बट बुकिश में हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन अकेडमिकली तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा, अदरवाइज हम अजम्पशन ले सकते हैं कि हमने इसके अकॉर्डिंग निकाला है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो वेट आपको समझ आ गया, और अभी सिर्फ आपको समझ आया कि वेट ही कैसे यूज़ करने हैं, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें, ओके, परफेक्ट। तो मैंने अब बोला आपको चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम स्पेसिफिक कॉस्ट की तरफ चलेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, यानी कि WACC तो बाद में निकालेंगे, पहले अलग अलग कंपोनेंट की कॉस्ट तो निकाल लें, स्पेसिफिक कॉस्ट, या मैंने इसको बोला था क्या बोलते हैं, कंपोनेंट कॉस्ट, ठीक। चलिए तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, हम सबसे पहले निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट्स, डेट मतलब उधार होता है, डेट मतलब उधार होता है, और ध्यान रखना पूरा चैप्टर इज अबाउट लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया, तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी की बात नहीं कर चल रही, ठीक है। डेट्स अगर मैं बोल रहा हूँ, उधार अगर मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर उधार से मतलब क्या है, उधार से क्या मतलब है कि या तो लॉन्ग टर्म लोन होगा, लॉन्ग टर्म लोन होगा, और या फिर यहाँ पर क्या होगा, डिबेंचर, डिबेंचर जनरली लॉन्ग टर्म ही होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, डिबेंचर्स। और आपको पता है डिबेंचर बोलूँ या बॉन्ड्स बोलूँ एक ही बात है, डिबेंचर्स बोलूँ या बॉन्ड्स बोलूँ एक ही बात है, ठीक है ना, ओके। तो लॉन्ग टर्म लोन और कॉस्ट ऑफ डेट्स, तो कॉस्ट ऑफ डेट को हम कैसे एब्रीवेट करते हैं, KD, कॉस्ट ऑफ डेट को वी कॉल इट KD, तो हम KD निकालना सीख रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे, चलिए। अब जो लोन होता है, लोन पहले मैं उसकी कॉस्ट निकाल रहा हूँ, चाहे मैं लोन की कॉस्ट निकालूँ तब भी KD बोलूँगा, और डिबेंचर को निकाल रहा हूँ तो भी KD बोलूँगा, और अगर एक क्वेश्चन में डिबेंचर भी है लोन भी है तो KD बार बार आएगा, तो हम KD1 KD2 यूज़ करेंगे, ओके। चलिए समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले मैं बात करूँगा लोन की, लोन KD कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, और ऑब्वियसली क्योंकि हमें KD जो परसेंटेज होती है, कॉस्ट होती है, तो जो भी आंसर आता है उसको हम परसेंटेज मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ समझ आया आपको, नहीं आया तो समझिएगा, देखिए लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट मैंने लिखा है INT क्या है, इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट को 1 माइनस टैक्स कर दिया, 1 माइनस टैक्स कैसे किया, क्यों किया, समझिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा तब आपको समझ आएगा। एक कंपनी है, ठीक है, अ कंपनी टेक्स अ लोन रुपीज़ 10 लाख, 100 लाख ले लेते हैं, 100 लाख का लोन लिया है एट 12%,
12% का कंपनी ने लोन लिया, 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनी ने 100 लाख का लोन लिया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है टैक्स रेट कंपनी का 40% है, 40% टैक्स रेट है, ठीक है। ओके, अच्छा ये जो हम कॉस्ट निकाल रहे हैं केडी, कॉस्ट ऑफ डेट, ये कितने टाइम की कॉस्ट है? ऑब्वियसली हम एनुअल बेसिस पे निकालते हैं, मतलब कि हम एक साल की एवरेज बेस पे हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है ना। ओके, तो अगर पहले एक मैं सिंपल एग्जांपल बोलूँ, आप कंपनी को छोड़ो, आपने किसी से उधार लिया 1 लाख रुपए और उसने आपको बोला कि आप मुझे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ी? ऑब्वियसली 1 लाख रुपए पे वो आपसे 12% का ब्याज लेगा, तो 12% ही तो कॉस्ट पड़ी। तो इसमें कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है जो आपको नहीं पता है, ये तो पता है आपको। तो इंटरेस्ट 12% आ गया, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ पे ध्यान देना, कंपनी जो भी इंटरेस्ट पे करेगी, ध्यान देना, इंटरेस्ट जो पे करेगी वो कंपनी का खर्चा है, कंपनी का खर्चा है। और आप जानते हैं, ये मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी जब इंटरेस्ट पे करेगी तो कंपनी यहाँ इंटरेस्ट लिखेगी, लिखेगी 100%। इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल खर्चा है, पीनल में आता है, रेवेन्यू आइटम है। कंपनी खर्चा यहाँ लिखेगी। जब यहाँ कंपनी खर्चा लिखेगी तो कंपनी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि इंटरेस्ट लिखने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जितना प्रॉफिट कम हो जाएगा, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लेट से ये 100 लाख का 12% आप करोगे, 12 लाख आपने यहाँ लिखा, तो 12 लाख रुपए से प्रॉफिट कम हो गया, यानी कि जितना प्रॉफिट आने वाला था अब उससे 12 लाख कम आएगा। और अगर प्रॉफिट कम आएगा तो जो टैक्स जाएगा, टैक्स वो भी तो कम हो गया। यानी कि कितना कम हो गया? जो कंपनी का टैक्स का रेट है उतना कम हो गया। इसका मतलब कंपनी को इंटरेस्ट देने से 12% एग्जैक्टली नहीं पड़ा, रादर देखो 12 लाख तो गए, लेकिन उसकी वजह से 40% टैक्स बचा। इसका मतलब 40% कितना हो गया इसका? 4.8 लाख वो कंपनी का बच गया। तो कंपनी को इफेक्टिवली कॉस्ट कितनी पड़ी, आप समझ पा रहे हैं क्या? अगर मान लीजिए मैंने आपको 12 रुपये इंटरेस्ट दिया, ये मेरा खर्चा है, मैं वैसे इसको खर्चा बोलने वाला था कि मेरी कॉस्ट 12% है, लेकिन आपको 12 रुपये देने से, मैं कौन हूँ कंपनी, 12 रुपये देने से मुझे इनकम टैक्स में 4 रुपये 80 पैसे बच गए। कैसे बच गए ये समझ में आया आपको? ये डेबिट करूँगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो इसका मतलब टैक्स कम जाएगा। कितना कम जाएगा? 40% टैक्स का रेट है तो 4.8, यानी कि 12 गए लेकिन 4.8 बच गए, तो अल्टीमेटली गए कितने? 7.2। यानी कि बिकॉज इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, यानी क्योंकि उसकी वजह से टैक्स सेव होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट को निकालते टाइम हम उसको नेट ऑफ टैक्स कर देते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। अगर मैं अब इसको इस वाले एग्जांपल में इसकी कॉस्ट निकालता तो मैं क्या लिखता? देखिए इंटरेस्ट कितना जा रहा है? 12% ऑफ 100 लाख, तो ये 12, लेकिन 1 माइनस टैक्स। ये 1 माइनस टैक्स क्या है? इसको हम नेट ऑफ टैक्स कर रहे हैं, 0.40, यानी कि 0.40 हटा रहा हूँ 12 में से, तो कितना बचेगा? 12 इंटू 0.6, कितना आया? 7.2। यानी कि कंपनी को इंटरेस्ट देने से टैक्स बचा, तो इसको ऑब्वियसली मैं अगर इसको 12% कॉस्ट बोल रहा हूँ तो मैं कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बता दिया, मेरे को बच भी तो रहा है। अल्टीमेटली कैश फ्लो तो 7.2 का ही हुआ क्योंकि कुछ बच भी गया था। तो यानी कि जब भी आपको केडी निकालना होगा, और ये बात यहाँ पे भी आने वाली है डिबेंचर्स में, क्योंकि डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट जाएगा, उससे भी टैक्स बचेगा। तो अभी मैंने लोन की बात करी है आपसे, तो यानी अगर आपको लोन का कॉस्ट निकालना है, केडी लोन, तो आपको सिंपली क्या करना है? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। और ऑब्वियसली आप इसको परसेंटेज में वैसे निकाला, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं। कौन से वाला पार्ट किया है अभी? लोन वाला पार्ट, ठीक है। ओके, होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब मेन पार्ट पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, अच्छा बॉन्ड और डिबेंचर में कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात होती है, ठीक है। अब वैसे तो बॉन्ड्स और डिबेंचर काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन अपने को जो पढ़ना है उसके एंगल से हम इसको ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं बॉन्ड बोलूँगा तो बॉन्ड से मतलब, आप बॉन्ड से मतलब डिबेंचर एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर बॉन्ड का बता दिया डिबेंचर का क्या होगा। एक ही बात है दोनों की, ठीक है। एक होता है
एक सेकंड का ब्रेक लेते हैं। चलिए, देखिएगा, मैं बात कर रहा था कि हमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिबेंचर या बॉन्ड होते कितने तरह के हैं। एक होता है आपका इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल इररिडीमेबल डिबेंचर मतलब नाम से पता लग रहा है जो डिबेंचर कभी रिडीम नहीं होंगे। रिडीम नहीं होंगे मतलब वापस नहीं होंगे। आपने नाम सुना होगा पहले भी। देखिए, कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, तो अगर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसको वापस करना है कंपनी को, तो वो कॉल उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। और अगर उसको वापस ही नहीं करना, तो वापस ही नहीं करना तो सामने वाला क्यों दे रहा है? उसको बस हर साल क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको कूपन भी बोलते हैं। कूपन मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर वो वापस नहीं करना तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? इररिडीमेबल डिबेंचर। और इसका एक और नाम है परपैचुअल परपैचुअल डिबेंचर, परपैचुअल डेट, ठीक है। तो इरिडीमेबल या परपैचुअल एक ये टाइप हो गया। एक हो गया नॉर्मली रिडीमेबल जो होता है, रिडीमेबल, ठीक है। तो रिडीमेबल डिबेंचर हो गया, ये बिल्कुल सिंपल सबसे कन्वेंशनल जो होता है रिडीमेबल की। लेट से एक डिबेंचर इशू हुआ और 5 साल बाद कंपनी उसको वापस करेगी, ठीक है। तो कंपनी उसको वापस करेगी, तो वापस करेगी, एक साथ करेगी। इसको मैं ऐसे करता हूँ, रिडीमेबल हो गया, इरिडीमेबल हो गया, ठीक है।
और एक होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स या डिवेंचर्स। इसके नाम से पता लग रहा है ज़ीरो कूपन, ऐसा बॉन्ड, इसको ZC भी बोलते हैं, जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाता तो सामने वाला क्यों लेगा उसको? ये ना डिस्काउंट पे इशू होता है। जैसे 1,000 रुपये का बॉन्ड है तो मिलेगा 960 पे, तो रिडीम कितने पे होगा? 1000 पे। तो जो जिसने इन्वेस्ट किया है उसको वो जो 40 रुपीज़ है वो उसकी अर्निंग हो गई, ठीक है। तो ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता है। अच्छा, तो ये हो गया रिडीमेबल डेट। ओके। अच्छा, रिडीमेबल में मैं आपको ये बता रहा था, एक होता है नॉर्मल रिडीमेबल, मतलब एक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, या कह सकते हैं रिडीम रिडीम एट रिडीम लमसम। लमसम समझते हैं आप? एट वंस, एक बारी में रिडीम हो जाएगा। ये आपने अकाउंट में भी देखा होगा, कुछ डिवेंचर होते हैं जैसे 5 साल बाद रिडीम होना, सीधा 5 साल एक बार में पेमेंट करनी है। तो 5 साल तक क्या होगा, हर साल इंटरेस्ट देंगे। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, 1 लाख डिवेंचर, लेट से 12% वाले, तो उसका 12,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो पहले साल कंपनी क्या करेगी, 12,000 इंटरेस्ट देगी, फिर 12,000, फिर 12,000, फिर 12,000, और फिर 5वें साल 12,000 तो देगी ऑब्वियसली, और 1 लाख रुपये वापस कर देगी। लेकिन जो 1 लाख वापस किया वो वन शॉट में किया, यानी लमसम किया, एट वंस किया। तो रिडेम्पशन जो हो गया लमसम हो गया। और एक रिडेम्पशन होता है इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट मतलब कंपनी बता रही है कि वो हर साल थोड़ा थोड़ा रिडीम कर रही है। जैसे मेरे इस एग्जांपल में अगर कंपनी 1 लाख रुपए को कहती है, हम हर साल एक तो आपको इंटरेस्ट देंगे ऑब्वियसली, लेकिन और आपको आपका जो पैसा है वो उसका एक इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, लेट से 1/5 20,000, वो आपको धीरे धीरे पे करते रहेंगे, ठीक है। 20 20 20 20, यानी प्रिंसिपल भी जाएगा और इंटरेस्ट भी जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिडेम्पशन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो क्योंकि इसको निकालने का तरीका में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इसकी कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हो गया इरिडीमेबल, एक हो गया रिडीमेबल, रिडीमेबल में लेकिन एडवांस वाला या इंस्टॉलमेंट वाला, और एक होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंस वाइज बात करते हैं, जो इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। दीज टू, एक तो ये इरिडीमेबल, और एक रिडीमेबल का कौन सा पार्ट, ये वाला जो एडवांस वाला होता है। यानी ये कौन से वाला है, नॉर्मली ऐसे डिवेंचर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल, कन्वेंशनल बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा, इसको एफएम एक और नाम से इसको जाना जाता है, इसको बोलते हैं प्लेन वलीना, प्लेन वनीला बॉन्ड्स। नाम थोड़ा आपको अजीब लगेगा बट एक्चुअल में यही है। एफएम के अंदर जो चीज़ बिल्कुल सिंपल कन्वेंशनल होती है उसको प्लेन वलीना बोलते हैं। तो ये प्लेन वनीला बॉन्ड हो गया, यानी कन्वेंशनल बॉन्ड, नॉर्मल बॉन्ड, जिसमें कुछ गड़बड़ है, कभी इंस्टॉलमेंट में देना है या एक साथ नहीं देना, बट हो सकता है इसमें कूपन रेट भी चेंज होता जाए, तो यानी कुछ जिसमें कुछ उल्टा सीधा रहेगा, अनकन्वेंशनल रहेगा, वो ये वाला केस रहेगा। हमारे एग्ज़ाम में ये वाला और ये सबसे ज़्यादा तो ये इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये, इसके लेकिन एक एक क्वेश्चन हम ऑब्वियसली कर लेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, बट आना हमारे एग्ज़ाम में आप मान के चलिएगा कि 90 चांसेस होते हैं वो इसके होते हैं, रिडीमेबल, वो भी एट वंस वाला और या फिर रिडीमेबल वाला, ठीक है। ओके, अब हम वन बाय वन की कॉस्ट निकालना सीखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ, ध्यान रखना हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट चल रहा है अभी तक हमारा टॉपिक, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, इरिडीमेबल। ये बड़ा सिंपल है, आप खुद बताओ, मैंने आपसे 100 रुपये लिए, मैं 100 रुपये कभी वापस नहीं करूँगा, लेकिन आपको हर साल में 12 रुपये इंटरेस्ट दूंगा, 12 रुपये 12 रुपये 12 रुपये 12 रुपये, और मैंने आपसे कहा था केडी जो होती है वो कॉस्ट एक साल की निकालते हैं, तो मुझे हर साल कितना खर्चा हो रहा है, बड़ा सिंपल है, हर साल मैं आपको 12 रुपये दे रहा हूँ 100 रुपये पे, तो मेरे को कितना परसेंट पड़ा, 12 रुपये तो पड़ा। हाँ ऑब्वियसली वो मुझे अगर उससे टैक्स सेव होगा तो मैं 12 रुपये को नेट ऑफ टैक्स कर दूंगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका क्या कॉन्सेप्ट हुआ, इंटरेस्ट 1 - टैक्स, ठीक है। इसके नीचे ये क्या है, यहाँ पर आएगा नेट प्रोसीड्स। अब ये क्या चीज़ है समझिएगा, और ऑब्वियसली इनटू 100 हम कर लेते हैं, जिससे हमें जो आंसर है वो अपना परसेंटेज में मिल जाए, ठीक है। वेयर आई, ऑब्वियसली इंटरेस्ट अमाउंट, कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है, टैक्स तो टैक्स रेट रहेगा। अब ये नेट प्रोसीड्स क्या है वो समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट।
आई a company take a loan of let's say 10 lakh, ठीक, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, ओके, और डिबेंचर इशू किया लेट्स से कंपनी ने, लोन नहीं डिबेंचर की बात करते हैं, और इरिडीमेबल है, वापस कभी नहीं देना, यानी हर साल इंटरेस्ट जाएगा। लेकिन जब कंपनी ने बॉन्ड इशू किए, डिबेंचर इशू किए, तो कंपनी को कुछ खर्चा लग गया, यानी कि कुछ मान लीजिए ब्रोकरेज देनी पड़ी या कुछ इशू एक्सपेंस हो गए, तो कंपनी को, जब कंपनी ने इशू किया थे तो 10 लाख रुपए के बॉन्ड, लेकिन 10 लाख रुपए पॉकेट में नहीं आए, रादर कंपनी को आज कुछ खर्चा होने की वजह से 50,000 रुपये खर्च हो गए, तो 9,50,000 आए, 9,50,000। तो एक बात मुझे बताओ, अपने ऊपर रख के देखो आप इसको, अगर आपने 100 रुपये उधार लिए थे और किसी को 15 रुपये आपको इंटरेस्ट देना था, तो आप उसको 15% बोल सकते थे, एक बार टैक्स को साइड कर देते हैं। लेकिन जब आपने किसी से उधार 100 रुपये लिए, तो मान लीजिए आपको किसी ने अरेंज करवाए थे वैसे मीडिएटर ने, और उसने 5 रुपये अपने पैसे काट लिए, तो आपको जो 15 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ा, वो तो आपके पॉकेट में तो 95 ही आए। यानी कि अगर आपके कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट, कुछ खर्चा लग गया, तो आप यही तो बोलोगे यार 15 रुपये की कॉस्ट जा रही है और पॉकेट में कितना आया 95, यानी नेट प्रोसीड इज़ द अमाउंट विच इज़ कंपनी के पास जो आया है एग्जैक्ट अमाउंट, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लीजिए उसका डिवेंचर का वैल्यू या बॉन्ड का वैल्यू उसका 100 रुपये चल रहा है, लेकिन वो डिस्काउंट पे इशू हुआ है, लेट से डिस्काउंट पे हुआ है 2 रुपये, तो 98 आया, तो मैंने यहाँ पे 98 लिखूंगा। और उसका उल्टा भी हो सकता है, कंपनी ने मान लीजिए किस पे इशू किया, प्रीमियम पे, प्रीमियम पे चीज़ इशू होती है, आप जानते ही हैं शेयर और डिवेंचर में या तो प्रीमियम पे इशू होता है या डिस्काउंट पे इशू होता है, हालांकि शेयर पे डिस्काउंट होना बंद हो गया है, अलाउड नहीं है, ठीक है, और या फिर पार पे होता है, एट पार, यानी कि जो 100 रुपये की चीज़ है वो 100 रुपये पे। तो लेट से अगर प्रीमियम पे भी होता, तो मैं बोलता फिर 102 रुपये आए 15 रुपये की जगह, तो उससे मेरी कॉस्ट बल्कि कम हो जाती, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा आ गए और इंटरेस्ट तो जाएगा 100 रुपये पे ही, लेकिन यहाँ पे पैसे ज़्यादा आ गए, ठीक है। तो यानी कि नेट प्रोसीड का मतलब है नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी आफ्टर adjusting premium oblique discount and flotation cost। आप समझे बात। अगर मैं 100 रुपये का बॉन्ड प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, यानी 102 रुपये में, तो मैं यहाँ पे मैंने इसको प्लस कर दिया है, तो मैंने एडजस्ट कर दिया उसको, डिस्काउंट पे इशू कर रहा हूँ तो माइनस कर दिया, और इसके साथ साथ मान लीजिए कोई फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, क्वेश्चन बताएगा कि डिबेंचर इशूड एट 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 5% यानी जितने पे वो इशू हो रहा था, लेट से वो 102 रुपये पे इशू हो रहा था प्रीमियम पे, बट मुझे 5% देना पड़ा, 102 रुपये का 5% निकाला, मुझे ब्रोकर को देना पड़ा, तो 102 माइनस 5% जो करूँगा, उसके बाद जो बचेगा वही तो मेरी पॉकेट में आया, तो मैं कॉस्ट उसी के एवज में तो बताऊँगा जो मेरे को मिला है, ठीक है। तो नेट प्रोसीड का यहाँ मतलब क्या है, इंटरेस्ट, ऑब्वियसली इंटरेस्ट अमाउंट 1 माइनस टैक्स, ये तो ऊपर नेट हो गया, और आया कितना पॉकेट में। और ये आप बिल्कुल सिंपल, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं कि जो आपको मिला है वो आपने नीचे लिखा, जो आपने दिया वो ऊपर लिखा, और वो आपकी कॉस्ट आ गई साल की, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट है, इरिडीमेबल में ध्यान रखना इरिडीमेबल है, यानी कि अभी ये वापस नहीं देना, क्योंकि वापस देने वाला जो बॉन्ड है उसका कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अच्छा तो देखा जाए तो जो मैंने केडी आपको लोन वाला बताया तो वो सेम ही तो है, क्योंकि लोन के केस में अगर मान लीजिए वहाँ पर भी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप नीचे नेट प्रोसीड कर सकते हैं। जनरली वो देते नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ लिखा नहीं, बट आप एक अगर आप समझें इन ऑल, तो आप जो केडी निकाल रहे हैं, अगर लोन है और अगर आपका इरिडीमेबल डेट है, तो आप दोनों को एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ ऑब्वियसली रिडीमेबल डेट, रिडीमेबल डेट, और कौन से वाला रिडीमेबल वाला भी, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल ये मैं क्यों हेडिंग दे रहा हूँ कि बस ये सबसे नॉर्मल वाला है, मतलब जिसके अंदर क्या होगा, डिबेंचर इशू हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको वापस करना है, एक बार में वापस करना है, और इस पर हर साल इंटरेस्ट आ रहा होगा। दिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। और ऑब्वियसली निकाल तो डेट ही रहे हैं, तो बोलेंगे तो हम इसको केडी, लेकिन इसको हम रिडीमेबल बोल रहे हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको बता रखा होगा कि इतने टाइम के बाद आपको वापस करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, केडी
क्या कॉन्सेप्ट में फ़र्क पड़ने वाला है? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ये तो पहले भी होता था, प्लस आर वी, व्हाट इज आर वी? रिडीमेबल वैल्यू, माइनस एन पी, व्हाट इज एन पी? नेट प्रोसीड्स, डिवाइड बाय एन, आर वी प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2, और ऑब्वियसली परसेंटेज के लिए इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला और यू कैन से कॉन्सेप्ट ऑफ के डी। सबसे ज़्यादा ये यूज़ होने वाला है के डी में आपका, ठीक। इसमें कुछ एब्रीवेशन तो आपको क्लियर ही हैं, कुछ को क्लियर कर लेते हैं। इंटरेस्ट आपको पता है, इंटरेस्ट का अमाउंट, टैक्स आपको पता है, वेयर आर वी क्या है? रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू मतलब मैंने बताया ना ये कौन से डिवेंचर हैं जो रिडीम होंगे, तो कितने में रिडीम होंगे? 5 साल बाद, 10 साल बाद? कुछ नहीं बोला तो पार पे ही होंगे, वरना आपको बताया जाएगा, तो वो वैल्यू आपको यहाँ लेनी है। तो आर वी मतलब रिडीमेबल वैल्यू। एन पी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, नेट प्रोसीड्स, ठीक है। और इसको दोबारा से समझ लीजिए, नेट प्रोसीड का मतलब क्या है? जब कंपनी या डिबेंचर या शेयर, आगे शेयर भी पढ़ेंगे, इशू करेगी, तो कंपनी को नेट पॉकेट में क्या आएगा, यानी आज मार्केट में क्या कितने का चल रहा है वो ये प्राइस है। हाँ, उसके बाद भी अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह है तो वो माइनस हो जाएगी, यानी ये आज का प्राइस है, ध्यान रखना। नेट प्रोसीड अगर कंपनी इसको आज इशू करती है तो पॉकेट में क्या आएगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज एन? टाइम रिमेनिंग फॉर रिडेम्पशन, टाइम रिमेनिंग फॉर रिडेम्पशन मतलब कितने साल रिडेम्पशन के हैं। आप समझे रिमेनिंग क्यों लिखवाया, वर्ड समझिएगा। कभी बार क्वेश्चन आपको ऐसे बोलेगा कि ये डिवेंचर 3 साल पहले इशू हुआ था, 5 साल पहले इशू हुआ था, लेकिन है ये डिवेंचर, लेट्स से उन्होंने बोला ये डिवेंचर 2 साल पहले इशू हुआ था, ये वैसे 10 साल का बॉन्ड है, तो इसकी कॉस्ट निकालिए आज। तो आज कॉस्ट निकालनी है तो 2 साल तो हो चुके हैं, तो अभी कितने साल बचे हैं? 8 साल। तो मैं तो यहाँ पे एन लिखूंगा 8, ठीक है। तो उस टाइम की कॉस्ट निकालनी है मुझे, हिस्टोरिकल कॉस्ट थोड़ी निकालनी है, मुझे आज की कॉस्ट निकालनी है। तो जितना भी टाइम बचा होगा रिडेम्पशन के लिए, जर्नली बहुत रेयर पूछता है ऐसे, वैसे तो आपको नॉर्मली लिखा होगा टाइम इतना है, तो मतलब इतने साल हैं, तो वो लिख देंगे यहाँ, आर बी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 इंटू 100। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो गया, आपको लग रहा होगा कि क्या इसमें क्या फ़र्क पड़ा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो चीज़ है इंटरेस्ट 1 माइनस टी, तो पिछले ही समझ में आ गई कि ये हर साल की कॉस्ट है। मैंने पहले बताया के डी 1 साल की कॉस्ट होती है, तो के डी ये तो समझ में आ रहा है, हर साल इतना इंटरेस्ट जाएगा और नेट ऑफ टैक्स जाएगा, इसलिए टैक्स को हमने नेट कर दिया कि लेट से 15 रुपये जाना था लेकिन टैक्स बच रहा था 40, तो 60% आएगा, यानी ये हमारी कॉस्ट है। ये क्या चीज़ है, ध्यान देना जरा, वेरी इंपॉर्टेंट। आर वी का मतलब है कि जब आप 5 साल बाद रिडीम करेंगे तो इतने पैसे जाएंगे, ध्यान देना। मान लीजिए ये रिडीम जो हो रहा है वो 120 रुपये पे होगा, यानी 100 रुपये वाली चीज़ 120 पे होगी, ठीक है। और आज जब मैंने इसको इशू किया, कंपनी ने आज इसको इशू किया, तो कंपनी की पॉकेट में क्या आया? लेट से कंपनी की पॉकेट में 100 रुपये आया। मैं 5 साल बाद देने वाला हूँ 120, मैं कौन? कंपनी। और मुझे आज कितने पैसे मिले? 100 रुपये, यानी कि मैं 100 के बदले 120 दूंगा, तो इसका मतलब तो मुझे 20 रुपये की तो कॉस्ट पड़ गई और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के अलावा। 100 रुपये किसी उधार लिया और देना है प्रिंसिपल का ही 120 रुपये, इंटरेस्ट की बात अलग हो रही है, ध्यान रखना। तो 100 रुपये के बदले 120 दे रहा हूँ, तो ये 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, लेकिन ये 20 रुपये तो मैं 5 साल में दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब अगर उसकी लाइफ 5 साल है, लेट से 5 ईयर्स, तो मैं 20 रुपये डिवाइड बाय 5 हर साल कितना दे रहा हूँ? ये 1 साल का इंटरेस्ट था, ये 1 साल का एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया। लेट से ये आया था 10 रुपये नेट करके, और ये मेरा कितना आया? 20 डिवाइड बाई 5 यानी 4, तो इसका मतलब हर साल मेरे को कितने रुपए पड़ रहे हैं? 14 रुपये। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये था इंटरेस्ट जो हर साल जाना है, तो ये तो कॉस्ट है ही, एनुअल कॉस्ट। ये हमने एनुअल बना लिया, 5 साल बाद 120 देने हैं, मेरे को आज मिले थे 100 मिले थे, तो यानी कि मेरे को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 20 रुपये, बट 20 रुपये 1 साल में नहीं, 5 साल में, तो 1 साल में कितने? 4 रुपये। तो ये मेरा जो न्यूमरेटर है 10 + 4, ये मेरी कॉस्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको अभी हैवी ना लगे लेकिन मैं बता देता हूँ, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने जो रिडीम करना है वो 100 रुपये पे करना है, लेकिन मैंने इशू महंगा किया था, लेट से 105 का, तो ये माइनस आ सकता है। माइनस, माइनस का मतलब पता है, समझ में आया कि मैं को फ़ायदा हो रहा है, मुझे देने हैं 100 रुपये और आए थे 105, तो 5 का फ़ायदा, बट 5 का फ़ायदा तो 5 साल का है, तो 1 रुपया माइनस वो, या इस वो मेरी इंटरेस्ट की कॉस्ट को भी घटा रहा है, यानी देखने में लगा था 10 रुपये पड़ रहा है, बट 1 रुपया बच भी तो रहा है, वो भी हो जाएगा। तो यानी ये माइनस भी हो सकता है। अगर ये माइनस आए तो आप ये मत समझिएगा कि कुछ गड़बड़ हुई है, माइनस भी आ सकता है।
अब ये नीचे क्या है, ये तो आपने एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट ले लिया, एवरेज बेसिस पे अगर कोई रिडेम्पशन वैल्यू में डिफरेंस है। अच्छा आप बोलोगे ये जरूरी थोड़ी है कि हो, मैंने इशू भी पार पे किया, रिडीम भी पार पे किया, तो मान लो 100 माइनस 100 जीरो, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, यानी इसका कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है ना, ओके। ये डिवाइड बाय क्या है, ये देखिएगा, आर बी मतलब बाद की वैल्यू और नेट प्रोसीड मतलब आज की वैल्यू, प्लस डिवाइड बाय 2। इसको एवरेज आउट करने के लिए हमने एक तरह से डिवेंचर की आज की वैल्यू यानी ओपनिंग वैल्यू, यही तो है, आज मैं इशू कितने में कर रहा हूँ, वो नेट प्रोसीड है, और 5 साल बाद कितने में वापस दूंगा, इतने में दूंगा। जब किसी चीज़ को एवरेज आउट करना हो तो अब क्या करते हैं, ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइड बाय 2, वही चीज़ की है यहाँ पर। तो इसको एवरेज का इम्पैक्ट लाने के लिए ये इस तरह से किया गया है, और इंटू 100 टू गेट द परसेंटेज। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, केडी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो केडी के मैंने आपको अभी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, बेसिकली अभी 2 मेन बताए, वैसे तो 3 बता दिए। अगर लोन हुआ, अगर लोन होता है तो यहाँ पर आप सीधा कर सकते हैं इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ठीक है। अच्छा ये तो आपका इरिडीमेबल डेट है, सॉरी, ये रहा, ये रहा लोन वाला और इरिडीमेबल डेट एक ही बात है, एक ही तरीके से हो जाएगा। फिर भी कैटेगराइज करना था इसलिए मैंने अलग अलग किया। तो लॉन्ग टर्म लोन है, इस तरह से हो जाएगा, और अगर डिबेंचर है तो डिबेंचर देखना है कौन से वाला है, एक है इरिडीमेबल, एक है रिडीमेबल। रिडीमेबल वाले में ये परपेचुअल, और रिडीमेबल वाले में ये रिडीमेबल वाला एट वंस, एक चीज़, ठीक है। अभी मैंने इंस्टॉलमेंट वाले की और जीरो कूपन बॉन्ड की बात नहीं करी है, अभी आप उसको भूल जाइए, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको करेंगे। बट पहले हम अपनी प्रैक्टिस जो है वो इसके ऊपर करनी है हमें, जो हमारा लोन वाला पार्ट है वो बहुत ईजी है, मेनली ये जो कन्वेंशनल वाला है सबसे ज़्यादा जो हिट होता है एग्ज़ाम में, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली पहले जो हमने किया है, ये आपका असाइनमेंट है, दैट विल बी शेयर्ड। चैप्टर है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑब्वियसली देखिएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। अ कंपनी इशू 10,000 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, ये 10% क्या चीज़ है, ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट को कूपन रेट भी बोलते हैं, क्या, कूपन रेट, तो कूपन बोलें या रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही बात है। तो 10% डिवेंचर है, यानी इसका कूपन रेट 10% है, ऑफ 100 ईच, यानी कि 100 ईच वाला है, यानी कि इसकी फेस वैल्यू है, ऑफ अ प्रीमियम ऑफ 10%। ध्यान देना, कंपनी ने इशू कैसे किया है, प्रीमियम पे 10% के। 1/4/2017 को टू बी मेच्योर्ड ऑन 1/4/2022 इशू किया है, 1/4/17 को, और मेच्योर कब होगा, 1/4/22, कितने ईयर्स है, 5। आप देख रहे हैं एक साथ मेच्योर होगा 1/4/22 को, यानी कि प्लेन वलीना बोल रहे हैं, यानी कि एक बारी में होगा 5 साल में। तो इसका मतलब कंपनी 5 साल तक उसको इंटरेस्ट पे करती रहेगी, उसके बाद फिर सीधा इंटरेस्ट प्लस मेच्योरिटी, द डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन द मेच्योरिटी। ओके क्लियर कर दिया। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एज्यूमिंग 35% एज अ टैक्स रेट। तो बताइए कौन से वाला बॉन्ड है, प्लेन वनीला, क्यों, एक तो ये रिडीमेबल है, और रिडीमेबल भी कैसे वाला है, एक बारी में, तो ठीक है ना। तो इसको हम अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी लिखा था ये उसी से हो जाएगा। एक बार आप मेरे साथ साथ देखिएगा, हम क्या निकाल रहे हैं, के डी, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, आर वी एन पी डिवाइड बाय एन, आर वी एन पी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। अब देखिए कंपनी, अब इसमें आपको ना चीज़ें लिखनी चाहिए पहले, जैसे इंटरेस्ट, बताइए फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट मत करना कितना आएगा इंटरेस्ट, बताइए 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच है, 100 ईच, ध्यान रखना है आपको, ये मैं भी नोट पे लिखवा दूंगा। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, मतलब क्वेश्चन में प्रीमियम पे इशू हो रहा है, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, डजेंट मैटर, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू। तो यानी कि इंटरेस्ट कितना हो गया आपका अमाउंट वाइज, 10% ऑफ, एक डिवेंचर के हिसाब से कर लेते हैं, तो 100 रुपये का एक डिवेंचर है फेस वैल्यू, तो 10 रुपये इंटरेस्ट जाएगा आपका, 10% ऑफ 100, ठीक है। अच्छा 1 माइनस टैक्स, टैक्स का रेट दिया हुआ है अपने को टी, टैक्स 35%,
35, तो इसको हम 0.35 ले लेंगे अपनी इस कैलकुलेशन में, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान देना, आर वी रिडीम कैसे होगा, कुछ बताया है? लिखा है डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन द मेच्योरिटी, बस बोल दिया मेच्योरिटी पे रिडीम होंगे, कैसे, कुछ नहीं बताया, क्या माने, फेस वैल्यू पे, यानी 100 वाला 100 पे रिडीम होगा। नेट प्रोसीड बताइएगा, आज कितने में इशू हो रहा है डिबेंचर, इशू लिखा हुआ है, इशूड यहाँ पे लिखा हुआ था एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 10%, यानी 100 रुपये वाली चीज़ प्रीमियम पे 10%, इस कितना हो गया, 110 रुपये। क्वेश्चन में कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है, नहीं है कोई फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। ओके, तो बस अब इन चीज़ों को आप पुट कर सकते हैं। अच्छा, एन रह गया, एन कितने कितने साल, 17 में इशू हुआ, 22 में रिडीम हो रहा है, 5 ईयर्स, ठीक है ना। तो अब देखिए इंटरेस्ट कितना है, 10, 1 माइनस 0.35, आर वी 100, आर वी 100, अरे तो वही क्वेश्चन हो गया, आर वी माइनस वाला देखिए कैसे रिडीम होगा, प्रीमियम पे रिडीम होगा, पार पे, और इशू कैसे हुआ है, प्रीमियम पे 10% के, तो 110 डिवाइड बाय 5, 100 प्लस 110 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो गया 10.65, ये माइनस हो रहा है देखो, 100 माइनस 10, 110, ये तो हो गया -10 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया आपका -2, नीचे 210 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, 6.5 बाय 2, 105, 100, where is my Kelsey, wait, this is 4.5 divided by 105, 4.28, 4.28 is the answer। देखा आपने इस क्वेश्चन में माइनस वाला इम्पैक्ट भी पड़ गया, आप 10 रुपये इंटरेस्ट दे रहे थे लेकिन आपका टैक्स सेव हो रहा है, तो वो टैक्स सेव होकर आपको कितने का पड़ रहा है, अगर इसको देखें तो 6.5, बट 6.5 भी नहीं पड़ा आपको, तो आपको 2 रुपये और बच रहे थे हर साल, तो अल्टीमेटली 4.5 रुपये कितने पे, 105 पे, नीचे जो बेस है 105 है, ठीक है। तो ये आपका केडी आ गया, ठीक है ना, दैट इज डन। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 था यार, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। एक और देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 5 years एगो, देखिए लैंग्वेज पे ध्यान देना, ये 5 year एगो यानी 5 साल पहले, सोना लिमिटेड इशू 12% इरिडीमेबल डिवेंचर, ओके इरिडीमेबल है डिवेंचर एट 103 एट ए प्रीमियम ऑफ 3 रुपये प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू ऑफ 100 रुपये। क्या बोल दिया इन्होंने, ध्यान देना, पहली बात तो 5 साल पहले इशू हुए थे, 5 years बिफोर, 12% वाले डिवेंचर हैं 103 रुपये पे, ठीक है, प्रीमियम ऑफ 3 रुपये, हाँ तभी 103 पे हुए हैं, 100 वाली चीज़। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर इज 94, लेकिन अभी अभी क्या चल रहा है, आज का प्राइस 94, यानी अगर मैं मार्केट में इसको आज इशू करते हैं, आज बेचने जाते हैं तो 94। इफ़ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स 35%, व्हाट इज इट्स करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ध्यान देना वर्ड पे, व्हाट इज इज करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ लिखा भी नहीं होता करंट, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो केडी निकाल रहे हैं वो आज के लिए निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालना है तो आज के हिसाब से निकालेंगे हम, ठीक है। अच्छा, आपने ध्यान दिया 5 साल पहले इशू हुआ था, लेकिन ये इरिडीमेबल है, अगर इरिडीमेबल है तो यानी कि अगर इरिडीमेबल है तो इसका कौन से वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, सिंपल केडी 1, अगर इरिडीमेबल है तो फिर तो इसमें टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट ही नहीं हो गया, 1 माइनस टैक्स और नीचे नेट प्रोसीड्स इनटू 100। बताइए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो हमेशा किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे, तो 12% किस पे निकालोगे, फेस वैल्यू कितनी है, पार वैल्यू 100 रुपये, तो ये हो गया 12 हो गया, 1 माइनस टैक्स कितना है, टैक्स, तो ये हो गया 0.3 अपॉन, ध्यान देना नेट प्रोसीड्स, ये उस टाइम पर लिखा हुआ इशू हुआ था 103 रुपये पे, लेकिन मुझे उस टाइम से मतलब नहीं है, मुझे 5 साल पहले से नहीं, मुझे आज की कॉस्ट निकालनी है, आज कितने का बिक रहा है मार्केट में 94, तो नेट प्रोसीड मतलब होता है आज कितने का प्रोसीड है 94,
इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12.65 94, दिस इज 8.29%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कैच पता है क्या था आपको? यही कि 5 साल पहले इशू हुआ है, उस टाइम का आपको इन्होंने इशू प्राइस दिया हुआ है, बट वो हमें नहीं चाहिए, हमें आज का इशू प्राइस चाहिए होता है, क्योंकि हमें करंट कॉस्ट निकालनी होती है। ठीक है, ओके। हमने फर्स्ट सेकंड कर लिया, एक बार आप थर्ड पढ़िए, देखिए आपको सेम लग रहा होगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा आप, अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1/4/17। ठीक है, टू बी मेच्योर्ड ऑन 1/4/2022। सिमिलर है, 17 में इशू हुआ, 22 को रिडीम होगा, 5 साल में होगा, एक साथ होगा। द कंपनी वॉन्ट्स टू नो द करंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज 80। अच्छा, आपको करंट कॉस्ट निकालनी है, ऑब्वियसली हम करंट निकालते हैं, और कह रहे हैं मार्केट वैल्यू, यानी इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है, इसका प्राइस 80 रुपीज़, यानी नेट प्रोसीड्स जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर एज्यूमिंग 35%। ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है, बट क्योंकि अभी हमें इस पर ग्रिप बनानी है, तो एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको और कर लेते हैं अभी, 2 मिनट लगा के आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं करा ही रहा हूँ आपको ये। करें? देखिए, अगेन 10% डिबेंचर है, 5 साल में दोबारा वो होगा, सॉरी रिडीम होगा, तो ये रिडीमेबल डिबेंचर हो गया, और एट वंस वाला है तो सिंपल प्लेन वलीना बॉन्ड है। ठीक है, अभी मैं उसके ऊपर आया ही नहीं हूँ, किसके ऊपर, जिसके अंदर रिडेम्पशन ना इंस्टॉलमेंट्स में होता है, वो बहुत रेयर आता है, बट हम उसका भी एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसमें आप देखिए फॉर्मूला तो आपको आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा ग्रिप आ गया होगा। के डी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स आर वी माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन सॉरी एन आर वी प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2 × 100। अच्छा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, जैसे आपने ये फॉर्मूला लिखा, उसके बाद आपको ना शो करना है इंटरेस्ट क्या है, टैक्स रेट क्या है, आर बी क्या है, फिर पुट करना है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत छोटा होता है ये। अब देखिए 10% 100 रुपये पे, अगेन यहाँ पे 10 आएगा, इंटरेस्ट रेट भी वही है अपना 0.35 जो पहले था। आर वी रिडीम कैसे हो रहा है, कुछ बोला है रिडीम के बारे में? कुछ भी नहीं बोला रिडीम के बारे में, तो 100। नेट प्रोसीड आज क्या वैल्यू है इसकी, 80 रुपीज़। लाइफ कितनी, 5। 100 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको, लेट्स सॉल्व इट। दैट बिकम्स 6.5 प्लस 100 डिवाइड माइनस 80, 80 बाई 5, सॉरी 20 by 5, that is 4, that is 90 into 100, 10.5 upon 90 into 100, that is 11.67. This is the cost of debt. ठीक है, तो अपने कॉस्ट ऑफ डेट मोर लेस निकालना सीख लिया है। इसमें हाँ एक दो छोटे छोटे पार्ट बचे हैं, बट एक पहले सेशन में आप पहले इस पे ग्रिप बनाइए, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने अभी किया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में केडी की अगर मैं बात करूँ तो जो हमने अभी किया है सबसे ज़्यादा यही आता है। ठीक है, ठीक है,
तो आज इतना ही करते हैं पहले इस सेशन में, ठीक है। अभी होमवर्क नहीं दे रहा, पहले इतना एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अगली क्लास से इसका थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू।